नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो राजस्थान के चुनाव में एक महीने से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन ईडी की एंट्री अब राजस्थान के चुनाव में हो चुकी है। जी हां, आज राजस्थान में जिस तरह से ईडी ने छापेमारी की है और समन भेजे हैं, उससे अब यही कहा जा रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ईडी ने समन भेजा है और उसके साथ साथ राजस्थान कांग्रेस के जो अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा, उनके घर पर छापेमारी हुई है और निर्दलीय विधायक जो है प्रकाश हुड्डा, जिनको कांग्रेस ने टिकट दिया है, उनके घर पर भी छापेमारी हुई है। बताया जा रहा है तकरीबन 8 से 10 ठिकानों पर छापेमारी जारी है। और इसको लेकर अशोक गहलोत काफी सख्त नजर आए हैं। अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इसको आतंक और गुंडागर्दी बताया है। बेहद सख्त अल्फाज का इस्तेमाल अशोक गहलोत ने किया है। अशोक गहलोत ने कहा है कि दरअसल ये मेरे बेटे की बात नहीं है या फिर पीसीसी चीफ जो है राजस्थान के, उनकी बात नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि ये दरअसल ये एक तरह का आतंक जो है वो मचा रखा है। छत्तीसगढ़ में तो लोगों ने फैमिली ही शिफ्ट कर दी है। हमने कल 2 गारंटी की घोषणा की थी। ये चाहते नहीं है कि हम महिलाओं पिछड़ों के लिए कुछ करें। गहलोत ने कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा को कोई नोटिस नहीं दिया गया था। सीएम ने कहा कि डोटासरा के यहाँ छापा मायने रखता है। वो किसान के बेटे हैं, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है और हमेशा उन्होंने गरीबों की, किसानों की आवाज को उठाया है। आप इस तरह से समझिए कि वो राजस्थान के पीसीसी चीफ हैं, यानी कि जितनी भी रैलियां और तमाम चीजें जो हो रही हैं, एक तरह से वो उसके इंचार्ज हैं और लगातार आप उनको एक्टिव भी देख रहे हैं। उनके घर पर छापेमारी करना या निर्दलीय विधायक है उनके घर पर छापेमारी करना पेपर लीक मामले को लेकर कई तरह के सवाल इसलिए खड़े कर रहा है क्योंकि टाइमिंग्स जो है उसको लेकर सवाल खड़े किए जाने से पहले आपको पता है छत्तीसगढ़ से लेकर तमाम जगहों पर छापेमारी की गई। सवाल यह है कि क्या घोटाले, पेपर लीक सिर्फ उन्हीं राज्यों में हो रहे हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है, विपक्षी दलों की सरकार है? क्या मध्य प्रदेश में किसी तरह के घोटाले नहीं हुए, पेपर लीक मामले नहीं आए वहां पर सामने? क्या ईडी ने इसी तरह की कार्रवाई वहां पर भी की थी? क्या इसी तरह से समन भेजकर इसी तरह से छापेमारियां की गई थी? ये सवाल लगातार कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है। गहलोत ने कहा है कि जो उनके बेटे वैभव को कल नोटिस मिला और कहा कि एक दिन में आकर हाजिर हो जाओ, ये कोई मजाक चल रहा है। ईडी बीजेपी की ऐसी हालत खराब हो जाएगी, टिड्डी की तरह ईडी का प्रयोग कर रहे हैं। तो टिड्डी की तरह ईडी का प्रयोग कर रहे हैं, ये कहा है अशोक गहलोत ने। सीएम गहलोत ने कहा है कि 2004 से 2014 के बीच 112 सर्च की गई और 4 के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई क्योंकि सारे मामले फेयर थे। हम इन हालात से डरने वाले नहीं हैं। कल हम फिर से 5 गारंटी की घोषणा करेंगे। और अशोक गहलोत ने फिर ये कहा कि अब 5 नेताओं की वो लिस्ट बना ले क्योंकि हमने जिस तरह की घोषणाएं की उसके बाद ईडी ने समन भेजा है, छापेमारी की है और 5 हम घोषणाओं की फिर 5 और योजनाओं की हम घोषणा फिर से करेंगे, तो आप फिर से छापेमारी करिएगा। इसको लेकर अशोक गहलोत ने ट्वीट भी किया है और ट्वीट में उन्होंने लिखा है प्लान ई। भाजपा का प्लान ए, बी, सी, डी सब फेल हो गए हैं, तो अब प्लान ई ही शेष रह गया है। इसलिए ईडी को चुनावी टिड्डी दल की तरह इस्तेमाल करके जिस भी राज्य में भाजपा की हार सुनिश्चित हो वहां जीतने वाले दलों की फसल खराब करने की कोशिश करने के लिए भेज देते हैं। कल राजस्थान की महिलाओं को 2 गारंटीज दी गई थी, आज ईडी को भेज दिया गया। अभी तो 5 गारंटी और देने जा रहे हैं, परसों तक ईडी वालों की संख्या कम ना पड़ जाए। तो ये अशोक गहलोत ने एक तरह से ये सवाल जो हैं वो पूछे हैं और बेहद सख्त तेवरों में वो आज अशोक गहलोत नजर आए और इसीलिए उन्होंने आतंक और गुंडागर्दी तक इसको बताया। वहीं सचिन पायलट ने भी ट्वीट किया है। सचिन पायलट ने ट्वीट करके कहा है कि राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के यहाँ ईडी की रेड की मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के पुत्र वैभव गहलोत को भी ईडी का समन दिया गया है। भाजपा इस तरह के हथकंडों से कांग्रेस के नेताओं को डरा नहीं सकती है। प्रदेश कांग्रेस के सभी नेताओं कार्यकर्ता एकजुटता से खड़े हैं। इस प्रकार की कार्रवाई से भाजपा की घबराहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है क्योंकि जनता आगामी चुनाव में राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने का उसने मन बना लिया है। तो ये कहा गया है अभी सचिन पायलट की तरफ से। और मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने
है कि चुनाव ईडी, सीबीआई, आईटी आदि भाजपा के असली पन्ना प्रमुख बन जाते हैं। राजस्थान में अपनी निश्चित हार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी इस तरह से अपना जो है वो आखिरी दाव चल रही है और इस तरह की तमाम बातें उन्होंने यहाँ पर लिखी हैं, जिसको आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है। कांग्रेस की तरफ से भी इसको लेकर, कांग्रेस का जो ट्विटर हैंडल है उसकी तरफ से ट्वीट किया गया है। तो तमाम नेता जो है कांग्रेस के, वो इसको लेकर ट्वीट में सवाल खड़े किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ईडी, सीबीआई, आईटी का जो कि सरकारी एजेंसीज हैं, उनका विपक्ष को टारगेट करने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। आपको पता है कि उससे पहले संजय सिंह की बात आपके सामने है और इसी तरह के समन और गिरफ्तारियां विपक्षी दलों के नेताओं की लगातार भ्रष्टाचार के मामलों में या पेपर लीक के मामलों में इस तरह से की जा रही है, जिसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इलेक्शन से पहले, एंड पहले आखिर ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? क्या सामने हार देखते हुए भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है और अब वो इस तरह के हथकंडे अपना रही है? ये कांग्रेस सवाल लगातार पूछ रही है और जनता को भी ये समझ में आ रहा है कि इलेक्शन से 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में जब चुनाव प्रचार पूरे अपने चरम पर है, अभी प्रियंका गांधी गई थी झुंझुनू, जहां पर उन्होंने जमकर सरकार को आड़े हाथों लिया था, केंद्र सरकार को। बहुत सारे सवाल उन्होंने पूछे थे, अडानी से लेकर पीएम मोदी के जहाज से लेकर संसद बनाए जाने को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, तमाम चीजों को लेकर सवाल पूछे थे। और अब ये दरअसल साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस लिए ये तमाम तरह की कार्रवाइयां की जा रही हैं। पवन खेड़ा ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है वो मैं आपको सुनवाती हूँ, फिर मैं अपने मेहमानों के पास जाऊंगी। टीम से कहूंगी, आज फिर से राजस्थान में ईडी पहुंच चुकी है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह दोतासरा जी पर कार्रवाई हो रही है। ये एक परंपरा बन गई। अब तक क्या होता था कि जहां चुनाव हो, किसी स्तर का चुनाव हो, मोदी जी पहुंच जाते थे। अब मोदी जी का प्रभाव खत्म, तो अब जहां चुनाव हो, किसी स्तर का चुनाव हो, ईडी जी पहुंच जाते हैं। फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। राजस्थान के लोगों ने पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार की योजनाओं को सराहा है। इस बार फिर से वो कांग्रेस को आशीर्वाद देना चाहते हैं। अभी पिछले हफ्ते गहलोत जी ने एआईसीसी में बैठकर एक प्रेस वार्ता की और कहा था कि ईडी और एजेंसीज की भूमिका बढ़ने वाली है। उन्हें समझ में आ गया था कि जो कुंठा भारतीय जनता पार्टी में है, हार को लेकर भारतीय जनता पार्टी इतनी आश्वस्त है कि तुरंत ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को राजस्थान में छोड़ दिया है। अभी कुछ योजनाएं घोषित हुई थी। प्रियंका गांधी जी अभी राजस्थान कल गई, उन्होंने अच्छी घोषणाएं की। उन घोषणाओं का असर यह है कि सुबह सुबह आज ईडी की दस्तक हो गई। खैर, राजस्थान के लोग सब कुछ देख रहे हैं। वो दिल्ली के आगे कभी झुकते नहीं हैं, न पहले कभी झुके हैं, न अब झुकेंगे। पवन खेड़ा को आपने सुना, यहाँ पर साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि मोदी जी से काम नहीं चल रहा है, इसलिए ईडी जी को अब भेजा जा रहा है। और लगातार आपने देखा था कि राहुल गांधी जब कल सत्यपाल मलिक से बात कर रहे थे, तब भी उन्होंने जो सरकारी एजेंसीज हैं उनके दुरुपयोग की बात, उन्होंने उसके राजनीतिकरण की बात उन्होंने कही थी। उस वक्त भी तो लगातार विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस, इस तमाम मामले को उठा रहा है और ये कह रहा है कि विपक्ष को टारगेट करने के लिए इन एजेंसीज का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए, इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और इसके साथ ही अनिल शर्मा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, राजस्थान से, जयपुर से वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप लगातार राजस्थान के खासतौर पर जुड़े हुए मामलों में उनको प्रमुखता से बोलते हुए देखते रहे। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुरुआत अनिल जी आपसे करना चाहूंगी, मामला राजस्थान का है। ये बताइए कि जो लगातार जिस तरह की छापेमारी जो की जा रही है, जो समन भेजे जा रहे हैं, इसकी टाइमिंग्स को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अगर पेपर लीक हुआ है, अगर इस तरह का मामला है, तो उसको लेकर कार्रवाई की जानी चाहिए, जांच की जानी चाहिए। लेकिन चुनाव से 1 महीने पहले जब तमाम जो चुनावी प्रचार और तमाम चीजें जो हैं वो अपने पूरे चरम पर हैं, ऐसे में इस तरह का समन भेजना, छापेमारी करना, और सिर्फ विपक्ष की जहां पर सरकार है, सिर्फ वहीं पर ही ईडी, आईटी और सीबीआई क्यों पहुंचती है? बुशरा जी, आपने जो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बोल दी मेन चीज, टाइमिंग क्वेश्चनेबल है
ये कोई क्वेश्चन नहीं करा कि पेपर लीक में जांच नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि करीब मेरा मानना है 15 से 17 के करीब पेपर लीक हुए थे। जांच होनी चाहिए, और ये डिफेंस में मानने को तैयार नहीं हूं कि यूपी में भी होता है, गुजरात में भी होता है पेपर लीक। हाँ, ये बात सही है, वहां कोई ईडी की रेड नहीं होती। राजस्थान में रेड हुई, और ऐसे टाइम पे हुई जब आपका कैंपेन जो है वो धीमे धीमे बढ़ने वाला था, क्योंकि 1 महीना बचा है चुनाव में, 25 नवंबर को चुनाव है। उसको देख के थोड़ा शक पैदा करता है, शंका पैदा करता है, खास तौर से कांग्रेस में। उनको ये लगता है कि हमें कॉर्नर किया जा रहा है चुनावों से, जब हम जाने वाले हैं उससे कुछ दिन पहले। उनका कहना यहां तक है, अगर आप बात करेंगे, ये हमें डराना और धमकाने की कोशिश हो रही है जिससे हम बैकफुट पे आ जाएं। तो आपने अशोक गहलोत को सुना होगा, आपने कोट भी करा, उन्होंने बोला प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी फेल हो गया, अब प्लान ई आया है, ईडी प्लान आया है। और मैं मानता हूं गोविंद सिंह डोटासरा ने भी एक सोशल प्लेटफॉर्म पे एक संदेश है उनका, उसमें लिखा है सत्यमेव जयते। क्योंकि ये आप रेट देखिए, सिर्फ डोटासरा पे नहीं है, इसके साथ में एक निर्दलीय विधायक है जिनको कांग्रेस का पे टिकट मिला है, ओम प्रकाश हुड्डा, उनके ठिकानों पर भी कार्रवाई चल रही है। तो इसके साथ साथ आप देखिए ऑन द सेम उसमें पॉइंट पे देखिए कि वैभव गहलोत को भी एक फेमा के अंदर नोटिस मिला है ईडी के सामने जाने का। नोटिस कल मिला है, जो वो बोलते हैं 19 तारीख डली हुई है, और बुलाया 26, आज 26 है, आज ही बुलाया गया, सॉरी आज ही बुलाया गया। तो मेरे को देखिए बुशरा जी, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जांच में। प्रॉब्लम कहां है? एक तो आप बीजेपी के सारे स्टेट को छोड़ देते हो, पेपर लीक तो यूपी में भी हुए, गुजरात में भी हुए, वहां क्यों नहीं जाते हो? और करना चाहिए, मैं कहता हूं, क्योंकि लड़कों के साथ में जो बेचारे तैयारी करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं, उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है, इसमें कोई शक नहीं है। पर आप पैरिटी तो रखिए ना, आप यहां भी कर रहे हैं, वहां भी करिए, क्या दिक्कत है? और चुनावों में क्यों? ये जो है, ये सोचने वाली बात है कि चुनाव के टाइम पे क्यों? ये क्वेश्चंस कांग्रेस भी उठा रही है, और शायद कुछ हद तक कुछ जनता भी उठा रही होगी, मुझे लगता है, क्योंकि ये क्वेश्चनेबल टाइम हो गया। सारी बात ये है, बाकी कोई भी इसके अगेंस्ट नहीं होगा कि पेपर लीक में आप जांच ना करें। बिल्कुल, लेकिन सवाल यही है बार बार कि क्या सिर्फ और सिर्फ जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं, क्या वही भ्रष्टाचार और पेपर लीक है? कभी आज तक, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, क्या तब से लेकर अब तक, क्या किसी सत्ता में बैठे किसी भी शख्स, किसी भी नेता, या जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या कभी वहां पर ईडी, सीबीआई, आईटी के कोई छापे पड़े हैं या किसी को समन भेजा गया है? तो जवाब होगा नहीं। तो डॉक्टर लक्ष्मण, क्या सिर्फ सारे भ्रष्टाचारी और तमाम पेपर लीक मामले और इस तरह की तमाम चीजें सिर्फ विपक्ष में है? क्या इस पूरी जो जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अशोक गहलोत ने इसको आतंक और गुंडागर्दी बताया है। शुक्रिया बुशरा जी। निश्चित रूप से लोकतांत्रिक देश में ईडी सीबीआई बहुत मजबूत होनी चाहिए, और जहां ईडी सीबीआई जाए उसकी खबर भी बननी चाहिए। लेकिन विडंबना और विरोधाभास यही है कि हमारे देश में इस समय पहले एक सीक्वेंस बना हुआ है। जैसे पेपर लीक की बात है तो उसका एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ और उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वहाँ कोई परीक्षा अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की है तो प्री मेंस इंटरव्यू करके अगर 3 स्टेज हैं, तो उसके बाद फिर आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद आंदोलन करना पड़ेगा, तब आपको कोई नौकरी मिलेगी, क्योंकि पेपर आउट होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। वैसे ही स्टेज बना हुआ है डेमोक्रेसी में। पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके लिए पहले चुनाव आयोग आएगा, वो चुनाव की घोषणा करेगा, उसके बाद सारी पॉलिटिकल पार्टियां प्रचार करना शुरू करेंगी। और पहले कांग्रेस भी यही काम किया करती थी, लेकिन थोड़ा सा पर्दे में रहकर काम करती थी। बीजेपी ने वो पर्दा हटा दिया है। चुनाव आयोग की घोषणा के बाद, चुनाव आयोग के बाद जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो सत्ताधारी दल है, उसके अपने प्रचार के अलग अलग संस्थान बने हुए हैं। तो ये जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, उसमें ईडी का काम प्रचार करना हो गया। तो प्रचार बीजेपी करती है, तो ईडी सीधे तो प्रचार कर नहीं सकती, तो ईडी प्रचार रोकती है। विपक्षी दलों के ऊपर
और जो आपके सत्ताधारी दल हैं जिनसे उनका लड़ाई है उनके खिलाफ ईडी का प्रचार होगा। तो ये एकदम चुनाव के वक्त होगा। एक तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया है, जो पर्दा पड़ा हुआ था वो पर्दा हट चुका है, क्योंकि आज 7 साल लगभग हो जाएंगे 2-3 महीने में उत्तर प्रदेश में 7 साल से बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार के खिलाफ कोई ईडी सीबीआई की जांच नहीं हुई, कोई रेड नहीं मारी गई, जबकि जाने कितने घोटाले पेपर आउट से लेकर के तमाम जो स्कीम चल रही हैं उनमें घोटाले सामने आ चुके हैं, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में चुनाव बहुत देर में है। इसी तरह से बाकी जगहों पर आप देखिए चुनाव में किया क्या जाता है भाई। इस समय साफ तौर पर बुशरा जी, इस समय राजनीति क्लियर है। पहले नोटबंदी की गई और नोटबंदी से नोट जमा ली गई, 2000 वाली नोट फिर कहीं लगा कि नहीं ठीक है तो बंद कर दिया गया। अब जब चुनी हुई सरकार विधायक खरीदने, पार्टी खरीदने, सांसद खरीदने, चुनी हुई सरकार को गिराने, इन सब में बजट बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है, फिर बीजेपी का कार्यालय नहीं बन पाता है। तो चुनाव के पहले ही कुछ ऐसा तिकड़म कर लिया जाए कि चुनाव के बाद पैसा कम खर्च हो। तो चुनाव के बाद पहले क्या होगा कि विपक्षी दलों को कमजोर कर दो नैतिक रूप से। अब आखिरी बात, इस तरह के छापेमारी से मोराल तोड़ने की बात तो होती है। तो आप देखिए, आपने अपने इंट्रो में अशोक गहलोत का बयान, प्रदेश अध्यक्ष का बयान, पवन खेड़ा का बयान सुनाया। तो भाई आज की तारीख में कोई विपक्षी दल, भाई एक जमाने में जेपी आंदोलन था जो जेल में गया वो बाद में नेता बना, और आज भी कहा जाता है कि किसी भी लोकतांत्रिक तरीके से अगर आपको राजनीति करनी है तो जेल में जाना आपकी राजनीति के लिए बूस्टर डोज होता है, अगर आप अच्छे कार्डों से जेल में जा रहे हैं, जन आंदोलन करके जा रहे हैं। अब चिन्मयानंद होकर के जाएंगे या राम रहीम होकर जाएंगे तो वो बात अलग है। तो जेल में जाना तो राजनीतिक लिहाज से तो एक बूस्टर डोज होता है। तो ये तो आप सामने वाली पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि जनता को ये बात अब धीरे धीरे समझ में आने लगी है। कोई आपकी पार्टी ज्वाइन कर ले तो वो एकदम निष्पक्ष, अरे भाई चक्की पीसिंग और 70 घंटे के भीतर वो डिप्टी सीएम की शपथ ले लिया और आज तक कभी सीबी। तो अच्छा ये बताइए, सोशल मीडिया का जमाना है, माना कि मेन स्ट्रीम मीडिया केवल चारण और भाट की तरह दरबारी गायन में मशगूल है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए अब लोगों तक ये सूचनाएं पहुंच जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में ईडी सीबीआई की रेड कब हुई ये क्लियर है, बिहार में लालू प्रसाद यादव के परिवार के ऊपर कब रेड डाली जाएगी ये क्लियर है, महाराष्ट्र में सरकार गिरानी है कैसे, दक्षिण में तमिलनाडु हो या आंध्रा हो, और उसके बाद मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दी गई थी, अब राजस्थान में ये कोशिश हो रही है। तो एक तो ये बात कि जनता क्लियर हो गई है, विपक्ष को बूस्टर डोज मिलता है, जनता ये बात समझती है कि अब आप हार रहे हैं और इसलिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन आखिर में एक और बात होती है कि मोराल तोड़ने के साथ साथ वो छवि खराब करना चाहते हैं, और वो प्रधानमंत्री फिर किसी ऐसे ही भाषण में आएंगे और वो कहेंगे कि भाई ये घमंडिया लोग हैं, ये इंडी गठबंधन वाले परिवारवादी हैं और भ्रष्टाचारी हैं। क्यों? अब भाई आजम खान जेल में कैसे हैं? भाई 2 सर्टिफिकेट आज की तारीख में इस देश में अगर जांच करा ली जाए तो जाने कितने लोगों के 2 सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। इस गुनाह की क्या ये सजा है कि 7 साल की जेल और उसके बाद तो पूरा परिवार जेल में? ये क्यों है? क्योंकि मुसलमानों को पैगाम देते हैं कि आजम खान के साथ ये हो रहा है। तो ये ईडी सीबीआई अब अपना भरोसा खो चुकी है, और इस भरोसा खोने का नुकसान इस देश की जमहूरियत को होने वाला है। मेरी इस पर यह टिप्पणी फिलहाल। जी बिल्कुल, आपने बहुत सारे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पर रखे हैं, एक तरह से समझ किया है पूरी बात को कि किस तरह से कहाँ कहाँ क्या क्या किया जा रहा है और कैसे विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अनिल जी, राजस्थान की सियासत पर इसका क्या असर आप देख रहे हैं? आने वाले वक्त में आपको क्या लग रहा है कि जो छापेमारियां की जा रही हैं, इससे क्या सहानुभूति और मिलेगी अशोक गहलोत को, कांग्रेस को? क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो भी इसको एक तरह से भुनाने की ये भी कोशिश करेंगे कि देखिए हम तमाम योजनाएं लेकर आ रहे हैं, हम जीतने जा रहे हैं, और बीजेपी जो है वो हार रही है, और हार के डर से अब जब उनके कोई हथकंडे काम नहीं आ रहे हैं तो उन्होंने ईडी का सहारा लिया है। देखिए, पॉलिटिकल इशू तो बुशरा जी दोनों पार्टीज बनाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। लक्ष्मण जी ने बोला, उस बात से एग्री करता हूं। अब मोदी जी के पास या राजस्थान में बीजेपी के पास कोई भी मुद्दा नहीं था। आपके अगर आप देखेंगे, पेपर लीक के ऊपर भी जो यात्रा निकाली थी वो सचिन पायलट ने निकाली थी अजमेर से जयपुर की, बीजेपी ने उसको उठाया था मुद्दे को, वरना
4.5 साल में अशोक गहलोत के अगेंस्ट ये इन्होंने कोई मुद्दा नहीं बना पाए, इसमें कोई शक नहीं है। आज ईडी ने इनको मौका दिया मुद्दा बनाने के लिए। पर आप साथ में देखें, अशोक गहलोत की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे, उसमें उन्होंने एक चीज बोली, हमारे यहाँ एक यूपी में तो शायद कुछ एसटीएफ बोलते हैं, राजस्थान में एसओजी बोलते हैं, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप। उन्होंने कई बार चिट्ठी लिखी है अकॉर्डिंग टू सीएम अशोक गहलोत, और उसमें डिमांड करी है कि संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी के अगेंस्ट ईडी क्यों जांच नहीं कर रही है, आप जांच करिए। उसमें किसका नाम है, एलिगेशन किसके ऊपर आ रहा है? वो आ रहा है गजेंद्र सिंह शेखावत के ऊपर। पर ईडी आज तक नहीं आई, और वो छोटा मामला नहीं है, आपको बता तो गजेंद्र जी हैं नहीं है, ये तो हाई कोर्ट प्रूफ करेगा, जो भी करेगा, एलिगेशन है। अगर वो जांच होगी तो उसमें कई लोग आएंगे लपेटे में, को बड़ा है वो भी फिगर। अब आपने बात करी, आप देखिए इन्होंने जो अशोक गहलोत आज जितना भी स्टेटमेंट दिया, मैं मानता हूं आज उनकी टोन भी थोड़ी हार्श थी, और वो इसके लिए तैयार भी थे। उन्होंने बाद में एक चीज और बोली, आपने ध्यान दिया हो, कि मैं 5 घोषणाएं और करने वाला हूं। तो आप 5 नेता अभी से ढूंढ के रख लीजिए जिनके अगेंस्ट आपको रेड डालनी हो। उनका कहने का मतलब यह है, इसको पॉलिटिकल एंगल देने का तरीका यह है अशोक गहलोत के द्वारा, कि मैंने कल 2 करी, आज अब 2 के अगेंस्ट चले गए, कल मैं 5 करूंगा, 5 के अगेंस्ट चले जाना आप, पर मैं डरूंगा नहीं, मैं घोषणाएं करता रहूंगा। पहली बात ये। दूसरी बात ये, कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने को बेचारा भी दिखाने की कोशिश करेगी, और क्योंकि टाइम गलत है। और मुझे लगता है जो लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, आप प्रोसिक्यूशन रेट देखिए ईडी का, मनमोहन सिंह के पीरियड में और नरेंद्र मोदी के पीरियड में आप बहुत बड़ा अंतर पाएंगे प्रोसिक्यूशन में। इनका प्रोसिक्यूशन रेट बहुत पुअर है, छापे तो डाल देते हैं, उसके बाद पता ही नहीं लगता कहां गए ये लोग। आपको डी शिव कुमार का केस याद होगा कर्नाटका का, वो भी कुछ ऐसे ही इलेक्शन टाइम से कुछ दिन पहले ही हुआ था, अगर मैं गलती पे नहीं हूं, और शायद उसमें उनको जेल भी जाना पड़ा था, अगर मेरी याद है तो आप करेक्ट कर लीजिएगा इसको, उनको जाना पड़ा था। ये बड़ा मतलब सिमिलर टू कर्नाटका हो रहा है। अब बीजेपी इतनी घबराई क्यों है, मेरे समझ में नहीं आ रहा राजस्थान में, क्योंकि कांग्रेस का कहना यह है, आपने भी कोट करा, कि बीजेपी घबराहट में ये सब कर रही है। किस बात की घबराहट? मतलब यह है कि उनके पास कोई मुद्दे नहीं है उठाने के लिए, उनके पास नैरेटिव नहीं है अशोक गहलोत के अगेंस्ट जाने का। अब नैरेटिव ईडी को बनाया जाएगा और ईडी उसमें सपोर्ट करेगा। और ये जो ओम प्रकाश हुड्डा हैं, इनकी एक पॉलिटिकल र्यूमर चल रहा था पिछले करीब 15-20 दिन से, कि शायद ये बीजेपी जा रहे हैं। तब तक कोई रेट की बात नहीं कर रहा था। जैसे ही इनका टिकट डिक्लेयर हुआ, वैसे ही 2 दिन में ईडी आ गई। जैसे ही कांग्रेस इनका वो, ये चीजें जो हैं ये संशय पैदा करती हैं, और आपके दिमाग में एक चीज छोड़ती हैं, क्या टाइमिंग सही है गलत है। और दूसरी बात ये, क्या जो लोग 70,000 करोड़ का चार्ज लगाया था चक्की पीसिंग अजीत पवार, वो आज डिप्टी सीएम बन गए। तो क्या ये वॉशिंग मशीन इतनी तगड़ी है, सबको धोके बाहर निकाल देती है जो बीजेपी को ज्वाइन करता है? ये चीज क्वेश्चनेबल्स हैं जो कांग्रेस क्वेश्चन पूछ रही है। आम जनता की तरफ से भी, अगर गलती से खुदा ना खास्ता कुछ नहीं निकला, हमें नहीं पता अभी क्या निकला क्या नहीं निकला, रेड चल रही है, कुछ नहीं निकला, तो आप क्या बोलोगे? गोविंद डोटासरा विल बिकम ए हीरो। ये बात आप मान के, ये उल्टा भी पड़ सकता है। आप तो प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हो, पर आपके लिए उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि ये टाइमिंग ऐसी है कि आप फंस गए उसमें। अब ये कैच 22 सिचुएशन है। आज के दिन रेड करना, मैं मानता हूं ये बहुत मतलब कैच 22 में फंसा गई बीजेपी को। तो अब तो कुछ तो प्रूव करना। तो क्या, जी जाहिर सी बात है, तो क्या डॉक्टर लक्ष्मण आपको ये लगता है कि अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है? क्योंकि अगर आपके पास मुद्दे होते, 5 साल से अशोक गहलोत की वहां पर सरकार है, आपके पास अशोक गहलोत को घेरने के लिए बहुत सारे मुद्दे आपके पास हो सकते थे, लेकिन लग ये रहा है कि दरअसल आपके पास कोई मुद्दे हैं नहीं। इससे पहले जब नरेंद्र मोदी जाते हैं तो वहां पर सांप्रदायिक कार्ड खेल कर आते हैं, विदुड़ी को वहां पर भेजा जाता है, टोंक का प्रभारी बना दिया जाता है, और अभी विजयदशमी पर किस तरह से मंदिर की बात जो है वो की जा रही है, वो सबके सामने है कि किस तरह से बार बार कि कब इनॉग्रेशन होगा और कैसे तमाम दुनिया उसको देखेगी, ये तमाम बातें की जा रही हैं। लेकिन लग रहा है कि इन तमाम चीजों का भी कोई असर हो नहीं रहा है, क्योंकि कर्नाटक और हिमाचल में सब कुछ ट्राई किया, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर मुंह की खानी पड़ी और कांग्रेस ने वहां पर सरकार बनाई और हार
कम मुंह देखना पड़ा बीजेपी को। तो क्या आपको लग रहा है ये तमाम चीजें अब कुछ भी काम नहीं कर रही हैं और बौखलाहट में सब कुछ ट्राई किया जा रहा है? देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो न तो अपनी विचारधारा को कभी छिपाई, न कभी अपने एजेंडे को पीछे रखा। इस देश के तमाम राजनीतिक दलों को बीजेपी से सीखना चाहिए। राहुल गांधी से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप मोदी से भी कुछ सीखते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, आप सीखते हैं कि ऐसी राजनीति कम से कम हम ना करें। तो इस लिहाज से भी कहें तो बीजेपी से ये बात सीखनी चाहिए कि वो अपनी विचारधारा को कभी छिपाई नहीं, कि वो एक हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है, वो हिंदुओं के हित में काम करना चाहती है, वो जाति के नाम पर जो शोषण अन्याय अत्याचार है उसको छिपाना चाहती है और सबको हिंदू बनाकर उसमें एक थोड़े से तबके का वर्चस्व कायम रखना चाहती है। वो गरीबों की बजाय थोड़े से उद्योगपतियों के हाथ में पूंजी देना चाहती है। इनमें से कोई ऐसी चीज है, इसलिए मैं बीजेपी की ईमानदारी पर कभी कोई शक नहीं करता हूँ। वो जो है वो सामने क्लियर है। वो मुसलमानों को एक भी टिकट नहीं देंगे तो वो क्लियर कहते हैं कि हमें उस मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। वो लाग लपेट नहीं करते। मोदी की बीजेपी ने एक काम ये नया किया कि एजेंडा केंद्र में अपना रखा है, लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टियों के उन मुद्दों को पकड़ लिया जो इन पॉलिटिकल पार्टियों को पकड़ना था, जिन्हें इन्होंने या तो छोड़ दिया या बहुत नरमी से पकड़ा। मिसाल के तौर पर कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक ये बात समझती रही कि जाति इस देश की सच्चाई नहीं है और उसे वो कमोबेश नकारते रहे। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनते हैं उसी दिन से वो घोषणा करने लगते हैं कि मैं तो ओबीसी माँ का बेटा हूँ। अमित शाह से लेकर के बीजेपी की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, और मैं केवल 2013-14 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 2023-24 की भी बात कर रहा हूँ, उसमें भी वो बाकायदे हर जातियों को, अच्छा जैसे राजस्थान में देख लिया तो उन्होंने मीणा, गुर्जर और तमाम जो ताकतवर जातियां हैं उनको विलन बनाकर पेश कर दो और उनसे नाराज खेमों को अपने साथ ले आओ। वैसे ही हरियाणा में उन्होंने जाटों को विलन बना दिया, उत्तर प्रदेश में यादवों और जाटवों को विलन बना दिया, बिहार में, और इस तरह से काम किया तो जातियों को साधा। दूसरी तरफ उन्होंने अपने कोर एजेंडे में पूरा काम किया, देश को बेचना है तो प्रॉपर बेचा है, कोई लाग लपेट नहीं छोड़ा है, नौकरी नहीं देनी थी तो नहीं दिया है। अब ये बताइए कि अगर आप चुनाव में जाएंगे तो आप इस 9 साल का, या आप राजस्थान में ही बात कर ले, ठीक है अभी तो विधानसभा चुनाव है, ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी के पास वोट मांगने के लिए क्या है? अपनी विचारधारा को दिखाकर, जैसे अब G20 का सम्मेलन होगा तो गोडसे की अभी तक तो कोई मूर्ति मंदिर नहीं बना है, हो सकता है आने वाले वक्त में बीजेपी अगर पावर में रहेगी तो बना देगी, तो हो सकता है दुनिया के बड़े ताकतवर देश आए तो उनको गोडसे को दिखाने ले जाए, वलवलकर को दिखाने ले जाए, लेकिन थोड़ा शर्म तो लगेगी। नहीं है, मतलब गांधी की जगह वो नहीं हो सकते, दुनिया अम्बेडकर को मान रही है। इसलिए बीजेपी अपने एजेंडे पर काम करती है बुशरा जी। उसका कोर एजेंडा है धर्म, सांप्रदायिकता, उसका कोर एजेंडा है झूठ बोलना, उसका कोर एजेंडा है आरएसएस के सपनों का भारत बनाना, और उस एजेंडे को लागू करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है, आज की तारीख में चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो, या कोई भी ऐसी नीतियां हैं जो अमूमन फेल हुई है नीतियां, उसके बाद भी इस पर सवाल नहीं पूछा गया। इससे जो फायदा हुआ, एक बार बीजेपी के नेता ने ट्वीट किया कि लगभग 700 जिले और 900 हमने ऑफिस बना दिए 3 स्टार 5 स्टार होटल की तरह। तो उसके बाद अब उनके पास पैसा है और पावर है आज की तारीख में, और ईडी सीबीआई की लगाम उनके पास है। हाँ, हम बार बार ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ये आदत खराब की थी, लेकिन वो थोड़ा पर्दा रखते थे, वो इतना बेहयाई नहीं करते थे, और बीजेपी ने अब वो सारी बेहयाई खत्म कर दी है। तो इसलिए आपके सवाल के जवाब में मेरा कहना यह है कि मंदिर के रास्ते वो यहां तक पहुंचे हैं। 22 जनवरी को डेट देंगे, पूरा लाइव टेलीकास्ट होगा, करोड़ों करोड़ रुपए का इवेंट होगा। सतपाल मलिक अपने इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि भाई शहादत को भी इवेंट बनाने वाला प्रधानमंत्री है। तो इसलिए उनके पास, अच्छा गिनाएंगे क्या? अगर भाई 2 करोड़ रोजगार दिया होता तो गिनाते, शिक्षा में कुछ बेहतर किए होते तो गिनाते, महंगाई कम की होती तो गिनाते, इस अपने काम पर वोट मांगते। तो ये बीजेपी और आरएसएस दोनों मिल करके इस देश में जो थोड़े से ताकतवर लोगों का वर्चस्व कायम रहे उसको बरकरार रखना चाहते हैं, और नए अवतार वाले राहुल गांधी उस वर्चस्व को तोड़ना चाहते हैं। राहुल गांधी तो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी किसानों के साथ खड़े हो जाते हैं, राहुल गांधी महिला पहलवानों के साथ खड़े हो जा रहे हैं, राहुल गांधी नौजवानों के साथ खड़े हो जा रहे हैं। तो बीजेपी इसलिए
हर उस आवाज को, और इंडिया गठबंधन ओवरऑल संविधान को बचाने की बात करता है, बीजेपी संविधान को बदलने की बात करती है। तो ये लड़ाई वैचारिक लड़ाई है और इसमें सारे हथकंडे इस्तेमाल किए जाएंगे जो बीजेपी कर रही है। जी जी, मेरा सवाल आपसे भी यही है अनिल जी कि क्या वाकई में जो जिस तरह से ईडी का जो इस्तेमाल किया गया है, और लग ये रहा है कि अभी ये कुछ थमने वाला नहीं है, जिस तरह से लगातार तमाम जगहों पर 8 से 10 जगहों पर बताया गया कि छापेमारी जो है वो की गई है, लग रहा है आगे भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी, वरना फिर सवाल उठने लगेंगे। अब वो कौन दोषी पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, वो तो पता है, उसका रेट कितना कम है कि एक तरह की हेडलाइंस जो है वो हेडलाइंस मैनेजमेंट जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्या आपको लग रहा है ये हेडलाइंस मैनेजमेंट बीजेपी के फेवर में जा सकती है या उसके अगेंस्ट जाएगी? क्योंकि लोगों की समझ में भी अब तमाम चीजें आने लगी हैं। आप कितना ही उनको बेवकूफ बनाने की कोशिश करें, लेकिन उनकी भी समझ में आ रहा है कि अगर पेपर लीक का मामला था तो इतने दिनों से फिर आखिर ईडी क्या कर रही थी, केंद्र की सरकार क्या कर रही थी, जो अब ईडी को यहां पर भेजा गया है और ये तमाम कार्रवाई की जा रही है। आपने अगर अशोक गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उसमें एक चीज बोले हैं वो कि कोई केस दर्ज नहीं था और सीधे ईडी आ गई। उनका कहना है ऐसा होता नहीं है, पहले केस दर्ज होता है, उसके बाद आप सर्च करते हो या जो भी आपको करना, ऑपरेशन करते हो, रेड डालनी होती है वो करते हो। पर इस केस में अगर वो अशोक गहलोत सही बोल रहे हैं, मेरे पास ईडी से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि केस दर्ज है या नहीं है, ये सीएम बोल रहे हैं कि कोई केस दर्ज नहीं था, उसके बावजूद वो वहां पर चले गए। ऐसा ही केस देखिए आप, मैं आपको बताता हूं, उन्होंने एक का नाम लिया किरोड़ी लाल मीना का, आज अपने इसमें एक टिकट के लिए उन्होंने क्या क्या हंगामा करा। एक प्राइवेट लॉकर्स है हमारे यहाँ गणपति प्लाजा जयपुर में, उस लॉकर्स में जाके बैठ गए वो धरने पे कि इनकम टैक्स से सारे लॉकर खुलवाओ, उनकी जांच कराओ, और उनके एक कॉल पे इनकम टैक्स आ गई और सारे लॉकर्स की जांच करने लगी। उनका कहना यह है, क्या ऐसा कभी होता है हम धरने पे बैठ जाएंगे तो मतलब आईटी और सीबीआई और ईडी आ जाएगा? मेरा मानना यह बुशरा जी, मैं पहले भी बोल चुका, अगर गलती से कुछ नहीं मिला तो क्या बीजेपी को इसकी चोट नहीं लगेगी? आज की तो हेडलाइन बना दी आपने, आगे क्या हेडलाइन बनाओगे? फिर आप फंस गए हो। इसीलिए मैं इसको कैच 22 सिचुएशन मानता हूं। ये मैं जरूर मानता हूं कि जिन विद्यार्थियों के साथ प्रॉब्लम हुई, जो बेचारे काफी साल तक पढ़ते थे, उनका पेपर लीक हुआ, पर गवर्नमेंट में उनके अगेंस्ट भी एक्शन लेने की स्टेट गवर्नमेंट ने पहले कोशिश कर चुके, इसके ऊपर लॉ भी ला चुके। उसके बावजूद आपने आज, अगर जो अशोक गहलोत कह रहे हैं, वापिस मैं आऊंगा कि केस भी दर्ज नहीं था और आप रेड मारने पहुंच गए, क्या ये सही है? मुझे लगता है गलत है। पर एक वेपन बीजेपी को दे गया, पर इसमें एक पर फिर लगेगा, इसमें एक खतरा है, अगर कुछ भी हाथ नहीं लगा तो कांग्रेस को बहुत इसका फायदा मिलेगा, और ये टाइमिंग पे क्वेश्चन हर आदमी करेगा। बिल्कुल, और वो लगातार हो भी रहा है। और यहाँ अशोक गहलोत ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें आगे अशोक गहलोत ने ये भी कहा है कि मोदी और अमित शाह मुझे टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मोदी और अमित शाह जी मुझे टारगेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ सरकार गिरा नहीं पा रही है। 5 राज्यों में इन्होंने सरकार तोड़ी है। आज इन्होंने कांग्रेस के राजस्थान अध्यक्ष पर रेड की है, पर हम डरने वाले नहीं हैं। डीके शिव कुमार पर हमले हुए और कर्नाटक में से बीजेपी गायब हो गई। तो जिसका जिक्र आप कर रहे थे आनंद जी, उसका जिक्र अशोक गहलोत ने भी किया है कि वहां डीके शिव कुमार को टारगेट किया गया, लेकिन उसके बावजूद हुआ क्या, हासिल क्या हुआ? वो जेल से बाहर आ गए और उसके बाद कर्नाटका में सरकार जो है अब कांग्रेस की है। तो लग ये रहा है कि जिस भी तरह से डॉक्टर लक्ष्मण, भारतीय जनता पार्टी जो तमाम तरह के हथकंडे अपना रही है, देखिए वो सेना का किस तरह से इस्तेमाल, या फिर आईएएस ऑफिसर का किस तरह से इस्तेमाल, रथ यात्रा, या फिर जो भी जिस भी तरह की चीजें वो कर रही है, अब वो तमाम चीजें बहुत ज्यादा खुलकर सामने आ चुकी हैं। चाहे आप वन नेशन वन इलेक्शन का शगुफा देखें, या फिर अभी एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उनमें से इंडिया शब्द हटाने की बात यहाँ पर की जा रही है, सिफारिश भेजी गई है कि भारत होगा वहां पर नाम। तो ये तमाम चीजें जो की जा रही हैं वो कहीं ना कहीं से ये जरूर दिखा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी नर्वस है, क्योंकि 5 राज्यों को लेकर जिस तरह के सर्वेजों में यहाँ पर जो दरबारी मीडिया है उसका जिक्र कर रही हूँ, जो इंडिपेंडेंट हाउसेज हैं, मीडिया हाउसेज, उनकी बात नहीं कर रही, कि उनके सर्वेज भी ये दिखा रहे हैं कि कैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना में सरकार बनने जा रही है कांग्रेस की, और राजस्थान में कांटे की टक्कर है।
तो क्या जो पांचों राज्य जिस तरह से उसके हाथ से फिसल रहे हैं, क्या ये सब घबराहट में सब कुछ किया जा रहा है लेकिन काम कुछ कोई आ नहीं रहा है? मैं अभी इसे घबराहट उतनी नहीं मानता, क्योंकि बीजेपी कर्नाटक हारी वो एक चीज समझ में आती है, क्योंकि वहां आंतरिक रूप से वो दिक्कत में थी। लेकिन ओवरऑल कुछ राज्य तो बीजेपी 19 में भी हारी थी। थोड़ा सा इसको इस तरह से समझें, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस जीती थी, छत्तीसगढ़ भी जीती थी और राजस्थान भी जीती थी। और 3 राज्यों में कांग्रेस के जीतने के बाद तो ऐसा लगा कि अब तो 19 के चुनाव में बीजेपी गई। शायद अगर मैं ठीक हूं तो उसके बाद पुलवामा की घटना हुई, उसके बाद बहुत कुछ हुआ। इन सब के बीच में बीजेपी और उसके लोग, मतलब हम जब बीजेपी कहते हैं तो 2 चीजें शायद उतनी खुल करके सामने नहीं आ पाती, इसलिए दोनों को बोलना चाहिए। बीजेपी एक पॉलिटिकल विंग है जिसके एक हाथ में आरएसएस है और दूसरे हाथ में पूंजीपति हैं। तो ये जो 2 का गठजोड़ है ये हार नहीं मानता। एक तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इनके पास इनके वो जादूगर, मुझे वो बार बार किस्सा याद आता है कि जादूगर का झोला, वो झोला ऐसा है उस पिटारे में, कब किस चीज से मिट्टी से पैसा बना देगा, कब कबूतर उड़ा देगा, कब क्या कर देगा। और उस बीच में वो बीच बीच में ध्यान भटकाने के लिए कहीं दाएं बाएं बातें करता रहता है। वो मन की बात जादूगर करता है। तो वो जो जादूगर है उसका पाला राजस्थान में जादूगर से पड़ा है। उस जादूगर ने, और ये कोशिश केवल राजस्थान में नहीं हुई थी, छत्तीसगढ़ में कर नहीं सकते थे क्योंकि वहां बीजेपी बहुत कमजोर उस तरह से रही 15 साल के शासन के बाद। और भूपेश बघेल ने कई तरह की इंजीनियरिंग की है। उन्होंने तमाम जातिगत समूहों को भी जोड़ा है, तमाम वंचित समूहों को जोड़ा है, बहुत अच्छा तालमेल बनाया। और आज की तारीख में देखिए कि वहां बीजेपी जा भी नहीं रहे ढंग से वो लोग प्रचार करने। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश को तो वो एक राजा थे, राजघराने के, उनको लेकर ले लिया। बिहार में कोशिश की थी, बिहार में देखिए वो खुद जेडीयू चली आई इधर, तो वहां बीजेपी फेल हुई, बिहार में बुरी तरह फेल हुई। राजस्थान में भी फेल हुई, और इसलिए वो 30 बार बार भीतर से आती होगी। अब वो फेल होने में आधा रोल जादूगर का है, जो कांग्रेस का जादूगर है, जो इतना बड़ा जादूगर है कि वो भी, कांग्रेस पार्टी चाहती है भाई आओ तुम नेशनल प्रेसिडेंट बनो, वो कहता नहीं भाई हम यही रहेंगे, वो बहुत तनाव होता है। फिर भी दूसरा जादू तो वसुंधरा राजे सिंधिया का है, और बीजेपी वही नहीं टैकल कर पाई। इस सब समीकरणों की वजह से उन्हें यह लगता है कि अगर सारा हाथ से निकल गया तो शायद फिर से, अच्छा 19 में एक काम नहीं हुआ था, वो था इंडिया गठबंधन। 19 में कांग्रेस को यह लगता था कि हम अकेले जीत जाएंगे। इस बार तो एक गठबंधन बन चुका है। ये अलग बात है कि उत्तर प्रदेश में थोड़ा नाक का सवाल बन के टूटा हुआ है। इसलिए अगर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तीनों बीजेपी हार जाती है, और तीनों हारने के बाद कांग्रेस कोई फिर से कोई अपनी पुरानी आदत और मिजाज पे न जाए कि नहीं भाई अब तो हम देखो इतने ताकतवर हैं, बाकी तुमको ये दे रहे हैं, लेना है लो, नहीं तो नहीं लेना है मत लो, इस वाले मिजाज को अगर कांग्रेस साध पाए, मुझे उम्मीद है राहुल गांधी वो साधना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस वो साधना चाहती है नहीं, अभी क्लियर नहीं है। ये रणनीति अगर काम करती है तो ये असल में बीजेपी को बेचैन कर रही है, और निश्चित रूप से इस बेचैनी के सामने भारतीय जनता पार्टी अपने हर हथकंडे को चलाने की कोशिश करेगी। और इस लिहाज से अगर गौर करें तो आम आदमी पार्टी, अब देखिए ना, इंडिया गठबंधन नाम रखा गया, तो या तो अगर ये गठबंधन फेल है, भ्रष्टाचारियों का है, परिवारवादियों का है, तो प्रधानमंत्री इसको टारगेट क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब वो गठबंधन तो काम कर गया, उसका नाम काम कर गया। अब आप सारा हर दल को परेशान कर रहे हैं, जितने भी दल हैं, आजम खान से लेकर के संजय सिंह, आप पूरा शुरू करिए, महाराष्ट्र से लेकर के दक्षिण भारत, और वही काम अब मध्य प्रदेश में हो रहा है, वही राजस्थान में हो रहा है। आखिरी वाक्य ये बुशरा जी की, जो निजाम इस समय इस मुल्क के बैठे हुए हैं, लंबे वक्त से कभी विपक्ष की कुर्सी पर नहीं बैठे, उनको विपक्ष की कुर्सी डराती है। वो, उनको लगता है कि भाई जब अवतार हुआ है, वो मसीहा हैं, वो देश और दुनिया से परे हो गए हैं, उनके पास इनकी इतनी फैन फॉलोइंग है कि 80 करोड़ 5 किलो अनाज पर जी रहे हैं, फिर भी रेवड़ी नहीं है। उनको पता है कि धर्म की चाशनी में, सांप्रदायिकता के आग में इस देश में बहुसंख्यक लोग जा रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों डर है इस बात का कि वो आखिरी वक्त तक जाते जाते हार न जाएं, इसके लिए कुछ भी करने को तैयार होंगे।
ये चीज है। इसको देखना होगा कि विपक्षी गठबंधन के लोग, कांग्रेस पार्टी और तमाम क्षेत्रीय दल मिल करके कैसे सकारात्मक रूप से जवाब दे पाते हैं और मुद्दों पर घेरे। मिसाल के तौर पर आज तक जाति जनगणना पर बात नहीं कर पा रहे, आज तक वो महिला आरक्षण पर खुल करके नहीं बोल पा रहे। मुद्दे देखिए जब केंद्र में आते हैं ना, संविधान बदलने का मुद्दा जब केंद्र में आया ना, तो विपक्षी गठबंधन भारी पड़ रहा है। अगर मुद्दे केंद्र में होंगे तो मोदी जी कमजोर पड़ेंगे, हारेंगे। अगर मुद्दे केंद्र में नहीं पड़ेंगे तो वो जादूगर जादू दिखा देगा और अंत में पता नहीं क्या हो। जी बिल्कुल, आपने जो बातें रखी हैं, और यही वजह है कि विपक्ष लगातार, हम ये देख रहे हैं राहुल गांधी से लेकर तमाम लोग जो है, खासतौर पर राहुल गांधी क्योंकि मोस्ट एक्टिव हैं, इसलिए उनकी बात बार बार होती है। और वो लगातार जिस तरह से संवाद कर रहे हैं, जो मुद्दे उठा रहे हैं, वो मुद्दे हैं जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास है नहीं, चाहे कितना भी भटकाने की वो कोशिश करें। अभी जब प्रियंका गांधी की रैली थी झुंझुनू में, राजस्थान में, तो वहां पर भी उन्होंने वो तमाम मुद्दे उठाए। कोई पर्सनल अटैक उस तरह से उन्होंने नहीं किया, लेकिन सिर्फ मुद्दों पर ही घेरा। और क्योंकि उन्हें पता है कि जब मुद्दों की बात की जाएगी तो सफा जो है बिल्कुल खाली है नरेंद्र मोदी का, भारतीय जनता पार्टी का, और वो उस पर जवाब नहीं दे पाएंगे। अनिल जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे कि वसुंधरा राजे की अगर हम बात की जाए, वसुंधरा राजे को फिलहाल आप कहाँ खड़ा देख रहे हैं? क्योंकि लगातार हम ये देख रहे हैं कि जो पोस्टर्स, बैनर्स भी जो है वहां पर पीछे नजर आ रही हैं, रैलियों में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है, उनका नाम तक नहीं लिया जाता है। अभी दूसरी तीसरी लिस्ट में कुछ उन्हें लगता है मनाने की कोशिश की गई, लेकिन क्या वाकई में वो कारगर साबित हो रहा है? क्योंकि पहले ये कहा गया कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, फिर कमल पर चुनाव लड़ा जा रहा है, और अब जिस तरह से अशोक गहलोत कह रहे थे और पवन खेड़ा कह रहे थे कि उससे भी काम नहीं बना, तो अब ईडी जी को लेकर आ गए हैं। वसुंधरा जी का आपको बताऊं, अभी जितने भी जयपुर में पोस्टर्स लगे हैं उसमें मोदी जी आगे, उसके बाद में सारे लीडर्स के, उसमें से एक वसुंधरा भी हैं। तो अभी तक मुझे क्लैरिटी नजर नहीं आती बीजेपी में। और बुशरा जी, एक चीज बताना चाहूंगा, अगर क्लैरिटी नहीं है और कल को हाइपोथेटिकली मैं बात करता हूं बीजेपी जीत के आती है, तो आप क्या सोचते हैं ये सब एक साथ रह जाएंगे? क्या आप वसुंधरा को सिर्फ एमएलए बना के छोड़ देंगे? जो 2 टाइम चीफ मिनिस्टर है आपकी, उसको क्या आप छोड़ देंगे? अगर आप छोड़ेंगे तो आप क्या नहीं सोचते बीजेपी में तलवारें नहीं खींचेंगी? ये बहुत ही बड़ा, अभी तो रुकिए, इलेक्शन टाइम पे और इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आएगा, ये बहुत मजा आएगा देखने में कि बीजेपी में क्या होता है। क्यों बीजेपी इतनी बटी हुई पार्टी है, उसमें कई खेमे, एक खेमा नहीं है, उसमें 8-10 खेमे हैं। उसमें आप कैसे वसुंधरा जी को एडजस्ट करोगे? और जो 2 टाइम सीएम है, क्या आप उसको सिर्फ एमएलए बना के छोड़ दोगे? या तो आप उनको टिकट ही नहीं देते। अब आपने उनको टिकट दे दिया, वो भी अपने लॉयल्स को काउंट कर रही हैं कि अभी तक 126 डिक्लेयर हुई है सीट, उसमें से करीब रफली उनके 34 हैं मेंबर्स। आने वाले जो 74 हैं, सबसे बड़ी बात ये, उसमें देखना पड़ेगा वसुंधरा जी के सपोर्टर्स और लॉयलिस्ट को कितना मिलता है। तो ये चीज बीजेपी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, और यही वजह है कि तमाम तरह की चीजें एक तरह से एक्सपेरिमेंट वहां पर किया जा रहा है। और सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि तमाम राज्यों में, छत्तीसगढ़ की बात करें तो रमन सिंह वहां पर पूरी तरीके से गायब हैं। आप शिवराज सिंह चौहान की बात करें, उनके साथ क्या कुछ किया जा रहा है, मंच से क्या कुछ किया जा रहा है, उनको चेहरा नहीं बनाया गया है, वो भी सबके सामने है। तो नरेंद्र मोदी को अभी भी लगता है कि चाहे विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, चाहे छोटे से छोटा कोई चुनाव हो, उसमें चेहरा सिर्फ नरेंद्र मोदी है जब तक जीत मिल रही है। और जब हार हो तो चेहरे बदल दिए जाते हैं, और किस तरह से जेपी नड्डा का चेहरा आ जाता है और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके चेहरे आ जाते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी का चेहरा गायब हो जाता है, क्योंकि उनको सिर्फ जीत का ही मजा है, उन्होंने हार का मजा चखा नहीं है, विपक्ष में वो बैठे नहीं है, इसलिए उन्हें पता नहीं है कि ये सब कुछ आखिर वर्क कैसे करता है। शायद उनका ब्रेन भी इस तरफ काम नहीं करता है, और यही वजह है कि वो इवेंट और इन तमाम चीजों से डाइवर्ट करके अपने आप को हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हैं, और जनता को भी ये बताने की कोशिश करते हैं कि सब चंगा सी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। शुक्रिया आप दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बीबी लाइव पर बने रहिए, हमारी तमाम वीडियोस को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाइए, और 7 बजे आपके साथ राजीव जी रोज की तरह न्यूज पॉइंट में जुड़ेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।